Good morning, students. Today we are going to discuss a very important topic of the second unit of macroeconomics. Not only your study motive but also for the board examination point of view. So before discussing about this topic, it is my request to please take it very serious and all the points which are going to discuss in this lecture, I hope you will be study with lot of concentration. So students, today we are going to discuss about the बैंकिंग के डिटेल में जाने के पहले सामान्य अर्थों में बैंकिंग का क्या मतलब होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। बैंक आप जानते हैं बहुत ही प्रचलित शब्द है, जो आप सब प्रत्येक स्टूडेंट इस शब्द से परिचित होगा। सामान्य शब्दों में बैंक का मतलब क्या होता है? कोई भी इंस्टीट्यूशंस, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो, अब आप देखिए भाई, आपके पास पैसा होता है, आपके एक्सपेंडिचर से, खर्च करने से जब भी जो पैसा बचता है आप उसको सेविंग करते हैं। सेविंग करने के लिए क्या करते हैं? आप अपनी से जो पैसा बचा हुआ है, जो सेविंग है, इनकम है, उसका कुछ हिस्सा घर में रखते हैं और कुछ हिस्सा कहाँ जाके जमा करते हैं? बैंकों में। तो बैंक क्या है? सीधी सी बात है, सामान्य शब्दों में हम बैंक किसको कहेंगे? अब देखिए भाई, जब बैंक पैसा आप घर में जमा करते हैं तो उसको बैंक तो नहीं कह सकते। किसी दोस्त के पास जमा कर दिए कि जब जरूरत पड़ेगी हम उसको ले लेंगे, उसको तो आप बैंक नहीं कह सकते। बैंक फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही क्यों कहते हैं? लेकिन जरूरी नहीं कि सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक के कैटेगरी में आती हूँ। यानी बैंक क्या है? बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो प्रमुख रूप से तीन काम, पहला एडवांसिंग लोन, जो बैंक का पहला प्रमुख कार्य है वो क्या है? लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराना। दूसरा डिपॉजिटेड मनी, जो पैसा हम अपनी सेविंग करते हैं उसको डिपॉजिट करना। और तीसरा मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। These three are the prime function of the bank. So any institutions which is engaged in all these three activity, that is was providing deposit facility, second advancing loan, and third is making investment, तीनों को ऐड कर दे ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो ये तीनों कार्य करता है, उसी को हम बैंक कहते हैं। तो बच्चों, बैंक क्या है? सो बैंकिंग इज एन इंस्टीट्यूशन, यू कैन से दैट बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच मेन फंक्शन इज डिपॉजिट मनी, एडवांसिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रॉफिट मोटिव पर्पस, दैट इज नोन एज बैंक। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। So once again, please understand the concept of bank. Earlier, as we say that any institution which is engaged in the deposit money, providing advancing loan facility and making investment for the profit motive purpose, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन जो इन तीनों एक्टिविटी को आपको उपलब्ध कराएगा, उस करता हो, उसी को हम बैंक कहते हैं। ध्यान ये दीजिएगा कि कम से कम एटलीस्ट टू फंक्शन, टू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, एडवांसिंग लोन फैसिलिटी और दूसरा डिपॉजिट ऑफ द मनी फैसिलिटी, ये दो बहुत ही जरूरी है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन इन दोनों कार्यों को उपलब्ध नहीं कराता तो उसे हम बैंकिंग के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जैसे पोस्ट ऑफिस, LIC, ये दोनों कार्य नहीं करते, वहां पैसा जमा तो कर सकते हैं लेकिन वो लोन की फैसिलिटी आपको उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह बैंक की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब देखिए, बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। देयर मेन फंक्शन इज द क्रिएशन ऑफ द मनी
तो क्रिएशन ऑफ द मनी कैसे किया जाता है उसके जाने के पहले अब हम बैंक हमने समझने का प्रयास किया। अब जब हम बैंक की बात करते हैं तो भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो भारत में हो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, वहां पर जब बैंकिंग सिस्टम की हम बात करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम, देखिए जो बैंक्स होती हैं, बैंक्स आर द पार्ट ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। Banks are the part of banking structure of any country. So there is a regulatory body. Who control the banking activity of any country. So like other country, India has also a regulatory banking body which is known as central bank. So now we will discuss about the central bank. So first of all, भारत की जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही हम अपना सेंट्रल बैंक कहते हैं। दूसरी चीज, ये जो सेंट्रल बैंक है इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई 1935 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया। उसके पहले ये 3 बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई और इंपीरियल बैंक, ये तीनों कार्य कर रही थी। इनको मिलाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। 1935 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था और जिस एक्ट के अंतर्गत इसको बनाया गया था वो था बैंकिंग एक्ट 1934। और उसके बाद 1949 ईस्वी में इसका नेशनलाइजेशन किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। एक ट्रांसफर ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1948 के अंतर्गत इसको जो है नेशनलाइजेशन किया। तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। बेटा जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है, पूरी तरीके से ऑटोनॉमस है, जिसका कार्य भारत में बैंकिंग एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। यानी भारत में जितनी बैंक होती हैं वो सारी बैंकें सेंट्रल बैंक के गाइडलाइन के अनुसार ही ऑपरेट करती हैं। जो सेंट्रल बैंक होता है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। देखिए सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में बहुत डिफरेंस होता है। सेंट्रल बैंक रेगुलेटरी बॉडी है तो ये क्या करती है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। किसके लिए? बैंकों के लिए। किस लिए? जिससे कि बैंकें प्रॉपरली बेहतर ढंग से काम कर सकें। तो यद्यपि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधे बैंकों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन वो बैंक्स जो होती हैं वो बैंक भी आरबीआई के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार ही अपने कार्यों को करने के लिए बाध्य होती हैं। ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से ऑटोक्रेसी हो जाए, वो जो चाहे अपने मन का करें। अब हम एक डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे कि कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है। आप जानते हैं जो सेंट्रल बैंक, कमर्शियल कोई भी बैंक हो, वो किसी भी देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसका बैकबोन होता है। बैंकों को अवॉइड करके किसी देश की तरक्की करना पॉसिबल नहीं है। तो हम आते हैं अब कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में क्या डिफरेंस है। पहली चीज तो मीनिंग क्या, पहले अगर हम देखें कमर्शियल बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है एडवांस लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराना। कमर्शियल बैंक का दूसरा उद्देश्य होता है लोगों की जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करना, और तीसरा इन्वेस्टमेंट बनाना। जबकि जो हमारा सेंट्रल बैंक है ये देश के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है उसको बनाने का काम करता है। इट प्रोवाइड द गाइडलाइन फॉर द बैंक्स। दूसरा स्टेटस, ये अपेक्स बॉडी है। सेंट्रल बैंक इज अपेक्स बॉडी, जबकि जो कमर्शियल बैंक है इट इज पार्ट ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर। जो हमारा कमर्शियल बैंक है ये
बैंकिंग स्ट्रक्चर का, हमारा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसका एक हिस्सा होता है। जो सेंट्रल बैंक होता है ये गवर्नमेंट की, इसकी जो ऑनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है। यद्यपि जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर होता है वह उसका सबसे प्राइम सुपर अधिकारी होता है। गवर्नर ही, आप लोग जानते हैं, जो करेंसी इशू की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उस पर गवर्नर की सिग्नेचर होता है। तो गवर्नमेंट इसकी ऑनरशिप होती है। जबकि जो कमर्शियल बैंक हैं इसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के पास हो सकती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बैंकें सरकारी भी होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं। तो जो बैंकों की जो ऑनरशिप होती है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो सकती है। ऑब्जेक्टिव, जो कमर्शियल बैंकें होती हैं उनका मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। जबकि जो सेंट्रल बैंक होती हैं इसका उद्देश्य होता है रूल्स और रेगुलेशन बनाना। सबसे जो बेसिक डिफरेंस है कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच में, आपको पता है भारत में जो करेंसी प्रिंट की जाती है, करेंसी को इशू करने का जो अधिकार है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। तो राइट ऑफ इशूइंग करेंसी बिलोंग टू सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के पास ये अधिकार ही, किसी भी देश की जो सेंट्रल बैंक होती है वही उस देश के लिए करेंसी इशू करती है। तो भारत में भी करेंसी को प्रिंट करने का, करेंसी को इशू करने का जो अधिकार है वो सेंट्रल बैंक के पास है। कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। नंबर ऑफ बैंक, किसी भी देश में सेंट्रल बैंक एक ही होती है, तो भारत में भी सेंट्रल बैंक एक ही है जो कि आरबीआई के नाम से जानी जाती है। जबकि कमर्शियल बैंक बहुत सारी हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बीओबी। तो बैंकें कई हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। पब्लिक डीलिंग, देयर इज नो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग ऑफ द आरबीआई विद द पब्लिक। आरबीआई का लोगों के साथ सीधा कांटेक्ट नहीं होता है। आरबीआई अपनी जो बिजनेस है वो पब्लिक के साथ नहीं करती है। जबकि जो कमर्शियल बैंक होती हैं ये सीधे सीधे आरबीआई के टच में, आरबीआई से अलग सीधे सीधे पब्लिक के टच में होती हैं और ये पब्लिक के लिए बिजनेस करने का काम करती हैं। तो इनका पब्लिक डीलिंग होता है। इसीलिए इसकी डिफिनीशन में आपको बताया गया था कि प्रॉफिट मोटिव है, प्रॉफिट के लिए। तो पब्लिक डीलिंग के साथ ही ये जो है मनी क्रिएशन करने का काम करते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, सेंट्रल बैंक का जो सबसे प्रमुख कार्य है बैंक्स ऑफ द इशूइंग नोट्स। भारत में करेंसी इशू करने का जो काम है वो मुख्य रूप से आरबीआई का है। आरबीआई ही देश में करेंसी इशू करता है, उसकी क्वांटिटी को डिसाइड करता है, उसके लिए जो भी गाइडलाइंस होती है वो प्रोवाइड करता है। बैंक्स टू द गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट की अपनी कोई बैंक होती नहीं, तो आरबीआई एक तरीके से गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करता है। और जब इसके हम देखते हैं कि क्यों, हाउ आरबीआई वर्क एज द बैंक टू द गवर्नमेंट, सो देयर आर 3 बेसिक points on the basis of which we can say that RBI work as a bank to the government. So first is as bank to the government. ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट के बैंक की तरह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, बिकॉज इट मेंटेन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड, एज अ एजेंट। एज ए एजेंट क्यों? एज ए एजेंट इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही ये जो सिक्योरिटीज होती है उनको सेल और परचेज करता है, बिकॉज इट सेल एंड परचेज ऑफ द सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। एंड थर्ड इज एज एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट, मीन्स कि इट हेल्प टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। So we can say that the bank, the another important function of the central bank is bank to the government. And how we can say that RBI work as bank to the government. So these are 3 topics: as advisor to the government, as bank to the government, and as agent to government. कैसे एजेंट टू द गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये जो सिक्योरिटीज होती है उसको सेल करता है और बेचता है।
एज बैंक द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करता है। एज एन एडवाइजरी, क्योंकि मार्केट में मनी को कंट्रोल किस तरीके से करना है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रूल्स। ये बैंकों का बैंक होता है। अब इसे बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही जो है बैंकों के लिए पूरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको क्रिएट करने का काम करता है, उसको बनाने का काम करता है। जैसे कमर्शियल बैंकें होती हैं, उनका पब्लिक के साथ डीलिंग होता है, तो जिस प्रकार से कमर्शियल बैंकों की डीलिंग पब्लिक के साथ होती है, वैसे ही आरबीआई की जो डीलिंग होती है वो बैंकों के साथ होती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बैंकर्स ऑफ द बैंक। एंड सुपरवाइजरी रोल मीन्स कि जैसा कि हमने पहले बताया, उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, कैसे उनको काम करना है, वो सारी जो गाइडलाइन होती है वो बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी बैंकें हैं, वो अपनी जो लायबिलिटीज होती हैं उसको पूरा करने में सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैंकें जो है ड्यू टू बैड परफॉर्मेंस वो अपनी जो लायबिलिटीज होती हैं वो पूरा नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में जो आरबीआई होता है उनको विभिन्न प्रकार के लोन्स प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वह अपनी जो लायबिलिटीज है उसको पूरा कर सके। तो इसलिए लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको कंट्रोल करने का काम, उसको डायरेक्ट करने का काम, उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करने का काम, पूरा का पूरा जो रिजर्व फंड होता है, जो एक्सचेंज होता है, उसको भी कंट्रोल करने का काम आरबीआई ही करती है। कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट, आपने देखा होगा समय समय पर जो सप्लाई ऑफ मनी है, क्रेडिट फैसिलिटी है, क्योंकि आपको शुरू में ही बताया गया बैंकें जो हैं इकोनॉमी की बोल होती हैं, इनका मुख्य कार्य होता है क्रेडिट क्रिएशन करना। लेकिन जब तक पैसा लोगों के पास नहीं पहुंचेगा तो बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? लोगों को सुलभ मात्रा में आसानी से क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध कराना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? ऐसे रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, ऐसे गाइडलाइन बनाता है जिससे कि वह उनको क्रेडिट की फैसिलिटी उपलब्ध करा सके, जिससे कि स्मूथली अगर क्रेडिट फैसिलिटी लोगों को उपलब्ध होगी तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा और हमारा देश की बेहतर इकोनॉमी मजबूत बनेगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने बैंक और सेंट्रल बैंक के प्रमुख फंक्शन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी जो क्वेरीज है उसको मेंशन करें। थैंक यू।